ठीक है, तो मान लो एक और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। देख सकते हैं हम दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे। वोल्टेज की सप्लाई दी गई है 100V साइन पाई टी, सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट जाता है वो I1 है, नीचे वाली ब्रांच में जो जाता है I2 है। सबसे पहले तो हमें बताना है I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरी चीज आप बता सकते हो V R1 नॉट यानी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R1, V R2 नॉट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R2। और तीसरी चीज हम बता सकते हैं करंट सप्लाइड बाय सोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, यानी कि आई नेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, क्या वैल्यूज होगी। ट्राई करो। चलो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच के लिए बात करें। ठीक है, तो I1 मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, फेजर बना लो उसमें। यहाँ आपका 4 दिया है, यहाँ आपका 3 XC की वैल्यू। तो Z जो आ जाएगा ऊपर वाले सर्किट के लिए वो आ जाएगा √3² प्लस 4² यानी कि 5। ये एंगल अगर मैं 5 बोल देता हूँ तो tan 5 या 3/4 या 5 की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। ठीक है ना, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा V0 यानी 100/Z यानी कि 5 साइन पाई टी। आप देख सकते हो करंट जो है लीड कर रहा है किससे, 5 से, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, प्लस 37 डिग्री। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है, मैं फेजर बना लेता हूँ। रेजिस्टेंस उसमें दिया गया है 8 और XL की वैल्यू दी गई है 6। तो नेट जो इम्पीडेंस आ जाएगा Z2 बोल दें तो √A² प्लस 6² यानी कि 10 ओम। ये एंगल अगर मैं बोल देता हूँ फाई तो tan फाई ये आ जाएगा 3/4 या फाई आ जाएगा आपका 37 डिग्री। तो इसमें भी लिखा जा सकता है I2 हो जाएगा 100/Z जो किया है 10 साइन पाई टी। यहाँ पे करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 37 डिग्री से। ये हो गया आपका सेकंड करंट। समझ आई बात। अब आपको चाहिए नेट करंट। तो नेट करंट के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, फेजर बना लूंगा। हम देख सकते हैं I2 पीछे है, तो I2 जिसकी पीक वैल्यू है 10 एम्पियर, I1 उससे आगे है। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख दूंगा I1 और उसकी वैल्यू कितनी है देख लो, पीक वैल्यू 20 एम्पियर। और इनके बीच का एंगल फेज डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पाई टी -37 डिग्री है और वहाँ पाई टी प्लस 37 डिग्री है। तो बीच का एंगल जो है वो 74 डिग्री है। ठीक है ना। अब बस सिंपल कैलकुलेशन है। नेट करंट जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, आई नेट सिंपली हो जाएगा √I1² प्लस I2² प्लस 2I1I2 cos 74 डिग्री, जो कि हम निकाल भी सकते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। ये एंगल अगर मैं बोल देता हूँ डेल्टा तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 sin 74 अपॉन 10 प्लस 20 cos 74। एक बार डेल्टा आ गया तो आई को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई नेट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट आगे है इसके फेज से जो कि क्या था -37 डिग्री, और प्लस में उसमें क्या कर दूंगा डेल्टा। ये आ जाएगा हमारा नेट करंट। बात समझ आ गई सबको, कोई डाउट बताओ। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। ठीक है ना, रिजेक्टर एसी सर्किट। अब क्या होता है रिजेक्टर एसी सर्किट। बेसिकली ये भी एक पैरेलल सर्किट है जिसके अंदर की एक इंडक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास रेजिस्टर होता है।
एक हमारे पास कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जनरली आप ऐसे कैपेसिटर ढूंढ सकते हो जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, लेकिन इंडक्टर का हमेशा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस होता ही है। तो मैं मान लेता हूँ ये L है, ये R है, ठीक है, ये C है, और V आपको कुछ दिया हुआ है V0 sin ओमेगा t। अब इसकी डेरिवेशन मैं करूंगा नहीं क्योंकि इसकी डेरिवेशन फॉर्मूले की करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ेगा, तो उसमें आयोटा वगैरह आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बस आप एक चीज़ याद रखो कि जब भी आपको ऐसा सर्किट दिया गया हो जिसमें एक इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में हो और एक कैपेसिटर सामने हो, तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस y ऑफ द सर्किट, ये कहलाता है 1/z। z जहाँ पे क्या है, नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो अब पैरेलल का नेट इम्पीडेंस निकालने के लिए ना, उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्या याद रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला। तो उसका मैग्नीट्यूड जो आपको मिलता है वो मिलता है √r² प्लस ओमेगा c r² प्लस ओमेगा³ L² c माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर अपॉन r² प्लस ओमेगा² L²। प्लीज इस फॉर्मूले को याद ना रखें, मैंने सिर्फ आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। एडमिटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला हम याद नहीं रखेंगे, याद रख पाना संभव ही नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना होता। हमेशा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, वैसे तो कभी आया नहीं है, पर अगर आता है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कंडीशन फॉर एडमिटेंस टू बी मिनिमम, एडमिटेंस टू बी मिनिमम। अगर हम चाहते हैं कि एडमिटेंस मिनिमम हो जाए, तो ये जो इतना सारा कचरा मैंने लिखा था, ओमेगा³ L² c माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जिसे आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। बात समझ आई? तो आपके पास एडमिटेंस जो बचता है y, वो सिंपली बचता है r अपॉन अंडर रूट नहीं है, ओके, r अपॉन r² प्लस ओमेगा² L²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ हमें याद रखना है एडमिटेंस ऑफ दिस सर्किट का। बात समझ आई? ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा होता है व्हेन, ये टर्म जीरो कब हुई, तो ये जीरो होती है जब ओमेगा की वैल्यू हो √1/LC माइनस r²/L²। ये ओमेगा भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हुआ भाई? ये ओमेगा भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जब सर्किट का एडमिटेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, उस समय पे इम्पीडेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एडमिटेंस अगर मिनिमम है, मिनिमम, ये इम्प्लाई करता है कि इम्पीडेंस सर्किट का कैसा है, मैक्सिमम। और इम्पीडेंस अगर मैक्सिमम है सर्किट में, तो जो करंट होता है हमारे सर्किट के अंदर, वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। तो ये जो सर्किट है ये अलाउ नहीं करता किसको, करंट को पास करने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, रिजेक्टर सर्किट। बेसिकली करंट इतना कम हो जाता है कि लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोला जाता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
बात समझ आई? ओमेगा फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कोई पूछे या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कोई अगर पूछे रिजेक्टर सर्किट के लिए, तो वो आपको मिल जाती है 1/2 पाई √1/LC माइनस R²/L²। ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद रख सकते हैं। समझ आई बात? बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँगा पूरे चैप्टर में लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि पैरेलल सर्किट में भी हम रेजोनेंस चाहते हैं, पैरेलल सर्किट में भी हम चाहते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर्किट रिजेक्टर सर्किट बन जाए, ये टर्म आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाओ इसका मतलब ओमेगा इतना होना चाहिए। अगर आर को 0 कर दो तो ये वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो सीरीज में आई थी एक्सेप्टर सर्किट की, है ना? तो इस तरह से याद रख सकते हो। और ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। बात समझ आई? अच्छा, ये जो टर्म आपको मिली है यहाँ पे, ये कहलाती है डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जो बदल रहा है। किसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस? जो आपको मिला है R² प्लस ω²L²/R, यानी एडमिटेंस का रेसिप्रोकल जो आपने किया, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, बेसिकली ये 1/Y है ना, उसे आप क्या कहते हो? डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हो। तो एट रेजोनेंस अगर मैं ओमेगा पुट कर दूं, जो हमारा ओमेगा आया था, जो आया था कितना? √1/LC माइनस R²/L²। तो डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको जो मिलती है वो मिलती है L/CR। ठीक है ना? कितनी मिल जाती है वैल्यू हमें? L/CR। सिर्फ ये याद रख सकते हो। किसी भी रिजेक्टर सर्किट के लिए आपसे एक टर्म और पूछी जा सकती है जिसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर बेसिकली कहलाता है रेशियो ऑफ, which is basically the ratio of current through capacitor, current in capacitor by supply current। अच्छा, मैंने वहां पे बताया था जब आपने सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया था तो उसका फायदा क्या था? सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया था तो उसका फायदा क्या था? याद है किसी को? उसका फायदा था कि आप वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन कर रहे थे, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम किया था उसने। तो ये बेसिकली करंट एम्पलीफायर का काम करता है। ठीक है ना? तो कितना अच्छा रिजेक्टर सर्किट है ये आपको पता लगेगा उसके क्वालिटी फैक्टर से। बेसिकली करंट इन कैपेसिटर अपॉन सप्लाई करंट, कितने फैक्टर से उसने करंट को एम्पलीफाई कर दिया, यहाँ ये बात आपको पता चलेगी। बेसिकली ये क्या है? करंट एम्पलीफायर है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई। क्लियर? बस नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आए तो सीधे फॉर्मूले पुट कर देना, ना के बराबर चांस है नहीं आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। चलो मेन चीज चल लेते हैं जो हमें पढ़नी है, जो है चोकिंग कॉइल। देखिए सबने चोक कॉइल, ट्यूबलाइट देखी होगी सबने। ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट होती है उसके पीछे एक बड़ा सा बॉक्स होता था पहले, बड़ा सा मतलब ट्यूबलाइट के कंपैरिजन में छोटा पर फिर भी विजिबल, उसे हम कहते हैं बेसिकली चौक कॉइल। ठीक है ना? तो चोक कॉइल बेसिकली आप कह सकते हो है एक लार्ज इंडक्टर, लार्ज इंडक्टर विद लो रेजिस्टेंस।
हमें तो इसी से मतलब है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास एक लार्ज इंडक्टर है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है एक साथ इस तरह से, ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ XL और इसे मैं कह देता हूँ R, तो ये सेटअप कहलाता है एक चोक कॉइल का सेटअप। तो इसका पावर फैक्टर आप बता सकते हो क्या आएगा? पावर फैक्टर याद करो, कल बताया था cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या होती थी? R/Z। तो पावर फैक्टर अगर हम चोक कॉइल का निकालेंगे cos फाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? R/Z क्या होगा? √R² प्लस XL का स्क्वायर। अरे कुछ लिखते रहो चैट बॉक्स में, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गए। प्लस ω²L² है कि नहीं? तो अब चोक कॉइल में क्या खास बात है? चोक कॉइल में खास बात है कि रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन ω/L, जैसा कि हमने बोल ही दिया, लार्ज इंडक्टर है और छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे से R/ω/L। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बढ़ाने की कोशिश है, पर अगर आपको मैंने वैसे ही बता दिया होता कि R बहुत छोटा है तो आप उसे वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते, है कि नहीं? ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब्ड भी कैसी होगी? वेरी स्मॉल। पावर एब्जॉर्ब्ड बाय चोक कॉइल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि देख सकते हो आप R/ω/L है और R बहुत छोटा है ω/L से, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस देख लेते हैं, क्यों लगाई जाती है ट्यूबलाइट में? तो पर्पस होता है टू एडजस्ट करंट, टू एडजस्ट करंट विदाउट कॉजिंग एनर्जी लॉस, ठीक है ना। तो अगर आप करंट को एडजस्ट भी करते हो, बढ़ाते घटाते हो, तो आप देख सकते हो सीधे सीधे से कि क्योंकि पावर फैक्टर ही बहुत छोटा है, तो जो पावर वेस्ट होगी इस प्रोसेस में वो कैसी होगी? कम वेस्ट होगी, और काफी कम अमाउंट में करंट जो है फ्लो करेगा चोक कॉइल से, ठीक है। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आध। फॉर्मूला नोट कर लिया सबने या दिखाऊं वापस से? फॉर्मूला था ही क्या उसमें? दे दें क्वेश्चन? चलो, तो अ कैपेसिटर of 250 picofarad is connected in parallel with a choke coil having inductance 1.6 into 10 की पावर माइनस 2 हेनरी and resistance 20 ओम। तो आपको बताना है क्या? फाइंड, पहली चीज आपको बतानी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और दूसरा बताना है आपको सर्किट इम्पीडेंस, सर्किट इम्पीडेंस जो बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। तो इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। हो गया होगा, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R²/L², ठीक है ना। पुट कर दो वैल्यूज, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/L आपको दिया ही गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, जो कितना है 1.6 टू 10 की पावर माइनस 2 इंटू सी आपको दिया गया है 250 पिको फैरेड यानी 10 की पावर माइनस 12।
माइनस आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। समझ आई बात? अप्रोक्सीमेटली इसे आप निकालते हो तो ये आपको लगभग 7.9 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज मिल जाएगा। ठीक है, फिर पूछा सर्किट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, तो वो L बाय सी आर, सिंपल 1.6 इंटू 10⁻⁻² बाय C 250 इंटू 10⁻⁻12 टू रेजिस्टेंस 20, ये मिल जाएगा आपको कितना 3.2 इंटू 10⁻⁶ ओम। तो आप देख सकते हो कितना हाई इम्पीडेंस हो जाता है रेजोनेंस के टाइम पर। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया हो। तो चोक कॉइल का शब्द का मतलब कुछ नहीं है, बस एक इंडक्टर है उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टर है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से करना। ठीक है, तो AC सर्किट हैज 220 ohm resistance and 0.7 Henry choke. Find the power absorbed from 220 volt source at 50 hertz connected in circuit if resistance and choke are A ऑप्शन है इन सीरीज और बी पार्ट है इन पैरेलल। ध्यान से करना, ठीक है। चलो देखो, तो पहला केस ले लेता हूं मैं सीरीज का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आपके पास इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, दोनों सीरीज में है और यहाँ वोल्टेज है। वोल्टेज के बारे में बताया गया है 220 वोल्ट उसका पीक है और 50 हर्ट्ज उसका ओमेगा है, ठीक है ना। एल दिया गया है, आर दिया गया है। सीरीज के अंदर है, सबसे पहले जेड निकाल लेते हैं, हमारा काम वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जेड मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस यानी 220 का स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू इंडक्टेंस जो कि हमारे पास 0.7 है का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सॉल्व करने पे लगभग 311 हर्ट्ज आ जाता है। मेरे पास बुक है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लो तो भी ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो कौन सा करंट मानेंगे हम, IRMS मानेंगे इसे, सॉरी VRMS मानेंगे। कौन सा वोल्टेज मानेंगे, RMS। अगर कोई कुछ नहीं बोलता है और आपको वोल्टेज देता है या करंट देता है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या मान के चलने वाले हैं, उसे RMS चलने वाले हैं। तो ये आपका VRMS है। तो मैं IRMS बता सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VRMS बाय Z यानी कि 220/311, ये लगभग 0.7 ही आ जाएगा। अब आपको पता है पावर फैक्टर cos फाई ये होता है आपका R बाय Z यानी कि 220/311 यानी लगभग फिर से 0.7। पावर कंज्यूम्ड क्या होती है, VRMS IRMS cos फाई। पावर आ जाएगी आपके पास VRMS 220, IRMS 0.7 और cos फाई है 0.7, तो ये लगभग आपको पावर मिलती है 110 वाट। क्लियर है? प्योरली कैलकुलेशन के ऊपर था और कुछ नहीं था। कोई डाउट किसी को?
बोलो भाई जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ या ना बोलो चैट के अंदर फटाफट। कैलकुलेशन है प्योरली। चलो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बोला गया है पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए गए हैं, यानी एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, ये दोनों पैरेलल के अंदर है। ठीक है, VRMS आपको दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है ना, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये L हो गया, ये R हो गया। अच्छा, अब दोनों में इंडिविजुअल आप पावर निकाल लो, है कि नहीं। दोनों में इंडिविजुअल पावर जो होगी उसका रिजल्टेंट हम आंसर दे देंगे। यहां अगर मैं सेकंड ब्रांच देखूं तो ये जो है ये प्योरली इंडक्टिव है कि नहीं। प्योरली इंडक्टिव है, यानी इस ब्रांच में R की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका पावर फैक्टर क्या आएगा, बता सकते हो क्या मुझे। इस ब्रांच का पावर फैक्टर क्या आएगा, 0। तो पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, ये क्या मिल जाएगी आपको, 0। वैसे भी इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो वो कभी पावर कंज्यूम नहीं करते। पावर सिर्फ कौन कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर निकाल देते हैं। याद करो मैंने बताया था पावर कंज्यूम्ड आपको निकालनी है, वो सिंपली क्या हो जाएगी, VRMS स्क्वायर बाय R। ठीक है ना, बेसिकली VRMS IRMS cos फाई ही लिखा है, पर रेजिस्टर के लिए क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव है तो cos फाई कितना होगा, 1 R/R। VRMS का स्क्वायर बाय R यानी कि 220 का स्क्वायर बाय 220। तो पावर आपको जो मिलती है 220 वॉट मिल जाती है। क्लियर, कोई समस्या किसी को। थोड़ी देर देखो, मैं जरा अटेंडेंस ले लेता हूं तब तक। चलो चलते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मर। फिर से एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक। ट्रांसफॉर्मर किसे बोला जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू रेगुलेट वोल्टेज। क्या मतलब है इसका, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम में आता है। ठीक है, दूसरी चीज वर्क किस पे करता है, तो वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ही ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, डिजाइन देख लेते हैं जरा, डिजाइन कैसा होगा। ग्रीन कलर से बना देता हूं मैं। इस तरह की ढेर सारी प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में स्क्वायर कट कर रखा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, कोई भी छेद है बीच में बेसिकली। ऐसी ढेर सारी प्लेट्स हैं और उन्हें आप क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो आपस में लैमिनेट करके। लैमिनेटेड करने का मतलब यह है कि उनका आपस में कोई कंडक्शन नहीं बचता, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं बचता। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लैमिनेटेड प्लेट्स, और बीच में उनके क्या है, कैविटी। काफी थिन प्लेट्स ली जाती हैं, जितनी थिन लोगे उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मर बनेगा। तो एक ऐसी स्क्वायर प्लेट लो, बीच में ये कट कर दो एरिया, फिर उसको लैमिनेट कर दो यानी कि इंसुलेट कर दो, उसे फिर दूसरी ऐसी प्लेट पे रखो और ऐसे स्टैक बना दिया जाता है एक। ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख रख के। उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद इसके अंदर कॉइल बांधी जाती है और इसे काफी टाइटली वाइंड किया जाता है, कुछ इस तरह से। समझ आ रही है बात। अच्छा, तो ये हो जाता है आपका इनपुट सर्किट।
ठीक है ना। तो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे हम कोई सप्लाई लगाते हैं, जो भी हम करंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो बोल देते हैं उसका ईएमएफ ईपी है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट में लेके आ रहा हूं। तो ये जो कॉइल होती है, यहाँ जो आप कॉइल देख पा रहे हो, इस कॉइल को कहा जाता है प्राइमरी कॉइल, जहां पे सप्लाई दिया जाए, इनपुट दिया जाए, उसे आप क्या कहते हो, प्राइमरी कॉइल। और ये जो दूसरी कॉइल है जहां से आपको आउटपुट मिलने वाला है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना। तो अगर सेकेंडरी कॉइल है तो एक सेकेंडरी सर्किट भी होगा, समझ सकते हैं हम। कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलता है, वोल्टेज कोई चेंज किया है तो मैं बोल देता हूं ई ऑफ सेकेंडरी। तो ईपी तो हो गया आपका क्या, इनपुट वोल्टेज, और ईएस हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। तो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपका ट्रांसफॉर्मर है, आपने इनपुट में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया, उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब क्योंकि ये एक कॉइल है, आप देख सकते हो ना, ढेर सारे लूप हैं एक साथ, और उनमें से ही ये करंट फ्लो कर रहा है। जब इन लूप्स में से एक करंट फ्लो करता है, और ये करंट टाइम के साथ क्या है, चेंज हो रहा है, बेसिकली करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्राइमरी कॉइल को लो रेजिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है, ताकि लॉस मिनिमाइज कर सकें बेसिकली, और कुछ नहीं है, वरना करंट फ्लो करेगा तो हीट लॉस होगा। तो ये जो कॉइल है इसे लो रेजिस्टेंस लिया गया है, लेकिन करंट तो फ्लो करेगा ही, और क्योंकि वोल्टेज टाइम का फंक्शन है तो करंट भी टाइम का फंक्शन है। तो किसी भी लूप में से अगर हमारे पास एक लूप है जिसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, करेगा? हाँ, हमें पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ये तो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता तब भी वो तो इंड्यूस करते ही करता, ठीक है ना, करता कि नहीं करता? कांस्टेंट करंट होता तो क्या वो प्रोड्यूस करता मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो वो तब भी प्रोड्यूस करता, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरह से मान लेता हूं, अगर मैं प्राइमरी कॉइल के अंदर सबकी फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं, क्योंकि सारे लूप्स में सेम ही सेंस में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। अब ये काफी पास पास रखे जाते हैं दोनों कॉइल्स, काफी ज्यादा दूरी नहीं रखी जाती, तो क्योंकि हमें पता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करने वाली है, तो यही फ्लक्स किससे पास होने लगता है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने लगता है। तो आपकी बात ये सही थी कि अगर करंट कांस्टेंट भी होता तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनती, और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप से भी पार होती, लेकिन उससे दूसरे लूप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये कह सकता हूं कि द फ्लक्स जेनरेटेड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमें पता है कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, अगर किसी कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है और वो टाइम के साथ चेंज करे, तभी उसके अंदर ईएमएफ क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, वरना फिर ईएमएफ इंड्यूस हो पाना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड पास करती रहती पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता। बात समझ आई कि नहीं? बस, तो ड्यू टू फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ is induced in secondary coil. EMF is induced in secondary coil. बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं आपसे बोल दूं कि NP है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और NS है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल, तो यहां हम देख के बता सकते हैं कि टोटल इनपुट फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो फाइव प्राइमरी को मैं बता सकता हूं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, समझ आ रही है बात, n इंटू फाइव प्राइमरी। एक लूप से अगर फाइव जा रहा है
तो n प्राइमरी लूप से कितना जाएगा, np 5p। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, वही तो ईएमएफ ईपी है, क्योंकि वही तो आपको ईएमएफ मिलेगा बेसिकली। तो ईपी को मैं लिख सकता हूं बेसिकली माइनस np डी फाई बाय डी टी। अगर एक लूप से चेंज हो रहा है फ्लक्स फाई की रेट से डी फाई बाय डी टी की रेट से, तो एन लूप से इतने से चेंज हो रहा होगा। अच्छा, अब आइडियल केस अज्यूम कर रहे हैं, तो अज्यूमिंग कंप्लीट फ्लक्स लिंकेज। क्या मतलब हुआ इसका? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल जनरेट कर रही है, वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी, क्योंकि हर एक लूप से फ्लक्स तो वही जाएगा, बस नंबर ऑफ टर्न्स का अंतर है। अरे हम कह सकते कि नहीं कह सकते? बोलो। बस, तो यहां से अगर आप डी फाइव बाय डी टी को इक्वेट कर दो, तो आपको यहां से मिलेगा ई एस बाय एन एस इज इक्वल टू ई पी बाय एन पी। और हम बता सकते हैं कि ई एस बाय ई पी ये सिंपली हो जाएगा एन एस बाय एन पी। मैंने कुछ गलत लिखा है, ई एस बाय एन पी, एन एस बाय एन पी। तो ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मर रिलेशन। ठीक है, जहां ई एस है आपका आउटपुट वोल्टेज, ईपी है आपका इनपुट वोल्टेज, ये है टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ये है टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो फटाफट। ये रिलेशन सिर्फ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन कर देते हैं। पहले टाइप का ट्रांसफॉर्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम सीधे सीधे से आउटपुट वोल्टेज अगर ज्यादा हो इनपुट वोल्टेज से, मैंने दोनों को कंबाइन करके नया शब्द बना दिया है, अगर ज्यादा हो इनपुट वोल्टेज से तो उसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली आपने वोल्टेज को क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो इसके लिए ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा होना चाहिए, या टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ये प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होने चाहिए। बात समझ आई क्या? अरे बच्चा बच्चा समझ सकता है। सेकंड, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एकदम और हलवा चीज। वापस से वही रिपीट करने वाला हूं मैं, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होना चाहिए? आउटपुट वोल्टेज छोटा होना चाहिए इनपुट वोल्टेज से। तो क्या कंडीशन होगी? एन एस मस्ट बी लेस देन एन पी। अरे समझ आया? बस इतनी सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ज्ञान की बातें, पॉइंट्स टू रिमेंबर। कल कोई काफी दुखी भी हुआ था, उसने एक पॉइंट उठाया था, वो पॉइंट यहाँ कवर हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र करना था, ठीक है। हम्म अच्छा, एक चीज याद रखना कि पावर सप्लाइड कांस्टेंट है, तो E इंटू आई ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, किसी के लिए भी E इंटू आई जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, प्राइमरी की बात करो या सेकेंडरी की बात करो, ठीक है। तो अगर आई की भी रिलेशन यहाँ आपको जोड़नी है तो वो भी जोड़ सकते हैं। पावर तो फिक्स है ना, जो आप जनरेट कर रहे हो, जो सप्लाई कर रहे हो, तो ईएमएफ बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिला है क्या, एन एस
बाय एनपी, और ये होना चाहिए क्या, आईपी बाय आईएस, पूरा फॉर्मूला अगर आप चाहो तो। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो होते हैं, एक्चुअली टोटल फ्लक्स लिंकेज कैन नॉट टेक्स प्लेस, टोटल फ्लक्स लिंकेज कैन नॉट टेक प्लेस। ऑब्वियस है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरा का पूरा फ्लक्स उसमें चला जाए, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है फ्लक्स लीकेज। कल किसी ने बोला था क्या होता है, तो ये होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स क्या होने लगता है, लीक होने लगता है, तो इससे क्या होगा, लॉस होगा थोड़ा सा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टू रिड्यूस लीकेज वाइंड कॉइल्स क्लोजर, पास पास रखो, कॉमन सेंस है, दूर रखोगे तो वहां तक फील्ड का इफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा होगा। समझ आई क्या बात। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज हम्म दूसरी चीज क्या हुआ करती थी, हाँ एडी करंट लॉस। ठीक है, लेकिन फिर भी लीक होगा, अरे लीक तो होगा ही, आइडियल तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो लीक तो होगा, कम लीक होगा। ठीक है, दूसरा है द लैमिनेटेड प्लेट्स, द लैमिनेटेड प्लेट्स should be very thin and बस शुड बी वेरी थिन, एंड की कोई बात नहीं है। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर किसी कोर से, मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है या कोई भी मेटालिक ब्लॉक है आपके पास, तो उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लगातार, उस रीजन से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लगातार, मैं बोल देता हूँ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और वो चेंज हो रही है, तो देखा गया है, आपको पता है ना क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अरे जीवन में पढ़ाया था ना, फील्ड कहीं पे चेंज होगी तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ कंडक्टर मिल गया है उन्हें, तो गोल गोल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, याद आ रहा है, गोल होती थी कि नहीं होती थी, तो गोल गोल करंट मिल जाते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है एडी करंट्स, एडी करंट्स। ठीक है ना, तो बेसिकली एडी करंट्स क्या है, सर्कुलर करंट्स इन मेटालिक ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, टू मिनिमाइज decrease the surface area of the object, सरफेस एरिया, जितना छोटा एरिया होता उतना छोटा सर्कल बनता, उतना छोटा सर्कल बनता तो उतना कम लॉस कर रहा होता। बात समझ आ रही है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर should be made of material having low hysteresis loss, लो हिस्टेरेसिस लॉस, एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, तो ये एक तरह का लॉस है जो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए पाता है, फिर उसको लूज कर देता है, तो इस लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में, जो एडिशनल टॉपिक बाकी है उसी के अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बस ये है आपका ट्रांसफार्मर। एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है,
operates at 6 volt DC, a transformer with 18 turns in secondary coil, कोई डाउट भी पूछ रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, in secondary coil is used as step down. ठीक है, इनपुट 220 वोल्ट AC टू 6 वोल्ट AC। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल बताना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, 6 volt AC is converted to 6 volt DC using rectifier। ठीक है, तो ये हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदल देती है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन का कोई यूज नहीं था, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई इतने टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में, इतना इनपुट वोल्टेज है, इतना आउटपुट वोल्टेज है, तो प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा सॉल्व करने के लिए, तुरंत लिख देते हैं भाई, ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी, ये होना चाहिए एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ई सेकेंडरी बोला गया है 6, ई प्राइमरी बताया गया है आपको 220, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है 18, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 660 टर्न्स। अरे बोलो, कोई कष्ट या समस्या होनी भी नहीं चाहिए। एक और कर लेते हैं। ठीक है, a transformer has 50 turns in primary and 100 turns in secondary। ठीक है, primary coil is connected to 220 volt DC supply, find voltage across secondary coil। ये आपका आखिरी क्वेश्चन। तो आंसर आ जाएगा EMF अक्रॉस सेकेंडरी इज 0, क्योंकि इनपुट जो है वो 220 वोल्ट डीसी सप्लाई है और ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली फॉर AC सप्लाई। अरे समझ आया कि नहीं? डीसी सप्लाई है अगर तो ट्रांसफॉर्मर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है।